हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे, राइट। चलिए, तो आज हम फटाफट से ये डिवाइस समझ लेते हैं, स्क्रू गेज, या इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इसको देख के चिढ़ जाते हैं, बिकॉज वो समझ नहीं पाते ये क्या है। हमेशा बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। इनफैक्ट हर बच्चा कहीं ना कहीं कंसेप्ट को समझने में या तो वो जीरो एरर्स में अटक जाता है, या तो रीजनिंग कैसे लेना है उसमें अटक जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि आपको ये जितने भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको बनाने नहीं है, ये आपको नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ एक कॉपी लेके बैठना है और जो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। आप शॉर्ट नोट्स बना बस आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखिए। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ही बताऊंगा, आपको कितना लिखना चाहिए और कितना नहीं। बस स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उसको देखें। और स्टूडेंट्स, इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर में भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको समझ में नहीं आता है वर्नियर कैलिपर, तो आप जाएं प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको वर्नियर कैलिपर मिल जाएगा। उसमें वो मैंने नीड्स फिजिक्स करके कैटेगरी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो इसी प्रकार मैंने एरर पूरा चैप्टर जो है, हाउ टू फाइंड एरर इन एनी कैलकुलेशन, पूरी तरीके से समझाया। स्टूडेंट्स, अगर आपको एरर में जरा सी भी दिक्कत है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके डाउट्स क्लियर होके ही रहेंगे स्टूडेंट्स। और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इट्स माय गारंटी। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आप यहाँ से जाइए नहीं, आप पूरा वीडियो देखें और इस बार इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पूरी तरीके से खत्म करके जाएं, फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से लौटें। और यस, अगर आपको फायदा होता है तो आप लाइक करें वीडियो को, आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज लाइक और आपका कमेंट उसी का मुझे इंतजार रहता है। उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको अच्छा लगा, आपको बताएं। आपको अगर कुछ और बातें मुझे सजेस्ट करनी है वो बताएं, ताकि मैं और अच्छा आपको वीडियोस बना के दूं, अच्छा कंटेंट दे सकूं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज। नॉर्मली हम स्क्रू गेज को वर्नियर कैलिपर के बाद में पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि स्क्रू गेज में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। स्क्रू गेज में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है अराउंड 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर लेता है, अच्छा वर्नियर कैलिपर, बट उससे ऊपर नहीं। लेकिन स्क्रू गेज हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट करना अलाउ करता है, एक पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। तो कैसा होता है स्क्रू गेज? कुछ ऐसा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक लाइन से यहाँ तक स्क्रू है, और स्क्रू के ऊपर ये एक कैप है। इसको कैप बोल सकते हो, या ये सर्कुलर स्केल, कैप के ऊपर ये सर्कुलर स्केल है, राइट। ये नॉर्मली जो पी और क्यू जो है, ये जॉस कह सकते हो इनको। इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सपोज हमें कोई डायमीटर मेजर करना है, कोई वायर का थिकनेस मेजर करनी है, कुछ भी एक शीट की थिकनेस मेजर करनी है, तो आप उसको यहाँ बीच में रखते हो। और आप क्या करते हो, आप इसको घुमाते हो। इसको थिम्बल बोलते हैं, और इसको आप स्लीव बोलते हैं, ये उसकी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। हम तो उसको सिंपल मेन स्केल बोल देंगे। और ये क्या है, एक सर्कुलर स्केल। तो आप क्या करते हो, सर्कुलर स्केल को आप ऐसे घुमाते हो। कैसे? इस तरीके से घुमाते हो क्लॉकवाइज। जैसे कि आप जो नट होते हैं, नट बोल्ट को कसते हैं, तो कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो ये कसना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर इसको बंद करना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, राइट। इसको अपने क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आपको अगर इसको खोलना है, ये गैप को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ताकि ये खुल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो ऊपर ये थिम्बल जिसको हम कहते हैं सर्कुलर कैप, ये एक्चुअल में इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड नहीं है। ये उसके ऊपर स्लिप कर सकती है। ये जो कैप है ये इसके ऊपर स्लिप कर सकती है, और बड़ा ही टेक्निकल हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शन रखते हैं, किस तरीके से मूव करेगी उसका एक कंस्टेंट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी चीज दिख रही है हमको, ये जो
ये जो अंदर का स्क्रू जो है ना, ये दिख गया आपको, आप घुमा रहे हो इसको और अंदर ये रहा, ये आप अगर देखेंगे ये क्यू पॉइंट, ये रहा, ये आप घुमाओगे इसको इस तरीके से, तो आप क्या देख रहे हो कि आप इसको ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ये आगे जाएगा, राइट। अब जैसे आप नट कसते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब जरा ये इस पे मैं इस डायग्राम पे वापस से आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल समझाऊं क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं होता है तो ये जॉस पी और क्यू क्लोज रहते हैं, एकदम कोई गैप नहीं होता। और अगर अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप ये देखोगे कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वो एकदम यहाँ पे मेन स्केल की जो लाइन है, इसको कई बार लाइन ऑफ ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हम मार्किंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो मार्किंग दिख रही है आपको, ये मार्किंग करते हैं, तो इसको लाइन ऑफ ग्रेजुएशन भी बोलते हैं। और सर्कुलर स्केल में क्या होता है, ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर पे हम छोटे छोटे डिवीजन कर देते हैं। ऑब्वियसली आप ये डिवीजन देख पा रहे होंगे, ये सारे क्या डिवीजन कर रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक डिवीजन करके खोलते जाएंगे या बंद करते जाएंगे, तो हमें पता है कि हम कितना इसको खोल रहे हैं, कितना बंद कर रहे हैं। ये जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हम कितना रोटेट कर रहे हैं और कितना उसको ओपन कर रहे हैं, ये हमें पता रहता है। नॉर्मली एक अच्छा एरर फ्री जो स्क्रू गेज है, उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल वो बिल्कुल लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया होता है, मतलब यहाँ पे गैप भी जीरो है। तो रीडिंग क्या हो गई? जीरो हो गई। रीडिंग क्या हो गई? अभी फिलहाल जीरो हो गई। ओके, तो ये एकदम बातें यहाँ लिखी हुई है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड विद दिस लाइन ऑफ मेन स्केल, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है तो आपको एक खोलना पड़ेगा, और उसके लिए आप उसको घुमाएंगे कैसा? आप घुमाएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। आपने घुमाया, अब जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे जो जीरो था, देखो कहाँ गया वो जीरो, ये जो जीरो है ये नीचे आएगा नहीं। आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जीरो नीचे नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, जीरो जैसे नीचे आएगा यहाँ पर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा। तो इस तरीके से एक समय आएगा जब 40 भी आएगा, 40 बाद 45 दिखेगा आपको जीरो की जगह पे। इस तरीके से काम चलता रहेगा। सो आपने ये जो शीट है, इस शीट का मेजरमेंट आप कर रहे थे, तो आप खोलते खोलते आपने ये देखा, एक समय आया जब यहाँ पे 44 डिवीजन जो है वो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के सामने आ चुका। तो आपने कितने डिवीजन घुमा दिया? अगर मैं आपसे पूछूं सर्कुलर स्केल को आपने कितना डिवीजन घुमा दिया, तो आप बोलेंगे आपने 44 डिवीजन घुमा दिए सर्कुलर स्केल पर। बस इतना तो कहोगे आप। तो यस, आपने 44 डिवीजन के बराबर घुमा दिया। सपोज इस स्केल के ऊपर, इस स्केल के ऊपर टोटल लेट से टोटल 100 डिवीजन, नॉर्मली क्या करते हैं हम, या तो 50 या तो 100 डिवीजन कर रखे होते हैं। डिवीजन आर देयर ऑन दिस सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, उसके जो पेरीफेरी है, उसका जो डायमीटर, पेरीफेरी बोलना चाहिए, पेरीमीटर है, उसको हमने कितने डिवीजन में डिवाइड कर रखा है? 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये है। तो ऐसे में क्या है, हमको पता है कि हमने कितना डिवीजन घुमाया है, इसको 44 डिवीजन घुमाया है। तो एटलीस्ट कुछ अंदाजा तो है। अब यहाँ पे हम एक चीज और इस स्क्रू गेज को बनाते हुए ध्यान रखते हैं, वो ये कि जब हम इसको पूरा एक राउंड घुमा देते हैं, आफ्टर वन रिवॉल्यूशन, हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन कितना आगे बढ़ता है? एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस, या एग्जैक्टली द डिस्टेंस इक्वल टू द डिवीजन ऑन मेल स्केल। तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो उसको ही पार कर पाता है। ये हम एक बनाते वक्त कंस्ट्रेंट रखते हैं, इसको ध्यान रखते हैं कि जब आप पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म कर देते हो तो ये जो लाइन है, जो सर्कुलर कैप है, कितना आगे बढ़ जाता है? इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ये नॉर्मली हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा अलग कंस्ट्रेंट भी हो सकता है कि दो डिवीजन, कई बार दो रोटेशन पूरा करने के बाद ये एक डिवीजन घूमता है, ऐसा भी कई बार होता है। तो उसके लिए ही तो हमने ये सब कर रखा था स्टूडेंट्स। ये हमने ये सब क्या कर रखा है, ये सब, ये जो
इसको हिंदी अगर बोलें तो चूड़िया टाइप बनाते हैं यहाँ पे हमने, ताकि एक नट की तरह ये फिसल सके स्केल के ऊपर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये पिच के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, पिच पे आने वाला हूँ। जस्ट एक इम्पोर्टेंट बात देखो, पहले जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया था तो आप देख रहे हो आपको ये जीरो ऑफ मेन स्केल भी नहीं दिख रहा था ढंग से, वो आधा था, मतलब एक्चुअली वहीं पर मेन स्केल की कोई रीडिंग नहीं हो रही थी और ये भी जीरो मैच कर रहा था। अब आपने जब ऑब्जेक्ट को फंसाना था तो आपको इसको पीछे ले जाना था, तो आपने उसके लिए इसको घुमाया और घुमाया तो जीरो नीचे आया, राइट। जीरो नीचे आया तो फिर ये डिवीजन जीरो दिखा पहले, फिर बाद में आपको ये 10 दिखा, फिर 20 दिखा, ये चलता रहा काम, नीचे आए। और जैसे जैसे यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो ये पीछे भी जाते जाएगा, तो आपको फिर यहाँ पे डिवीजन जो है, पहले अभी कुछ नहीं दिख रहा था, फिर आपको 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, लाइकवाइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने इसको ओपन करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये 1 दिखा, फिर ये आगे कुछ बढ़ रहा था, लेकिन अभी आपको 2 ढंग से दिखा नहीं है, तो आप बोल नहीं पाओगे कि ये 2 मिलीमीटर है। एक्चुअल में आप जानते हो कि एक स्केल जो हमारी होती है उसमें ये जो लेंथ होती है कितनी होती है स्टूडेंट्स, ये सब जानते हैं, ये होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। तो आप एक देख रहे हो कि अगर आपसे बोले कि इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, तो मैं इतना एक्यूरेटली बोल सकता हूँ कि 1 मिलीमीटर तो है ही, पर 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ता है कुछ टर्म्स, जैसे पिच और लीस्ट काउंट। उसके बाद मैं रीडिंग भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे ये जो 1 मीटर है, मिलीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको हम स्टूडेंट्स ठीक करेंगे। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक। तो 1 मिलीमीटर तो रीडिंग मिल चुकी है, पर हमें अब ये जो बीच का गैप है वो दिखाना है, तो वो हम सर्कुलर स्केल की मदद से ही निकाल पाएंगे। देखें कैसे। यहाँ पे हमने एक चीज डिफाइन करी है, एक टर्म पिच। पिच क्या होता है, देखो, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल रोटेशन ऑफ द हेड। वो क्या बोलना चाह रहा है कि आप घुमाते हो उसको इस तरीके से, तो वो जो हेड है वो घूमता है, राइट। मैं एक बार फिर वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, आपने इसको कसने की कोशिश करी, इस तरीके से आप कस रहे हो उसको, तो ये आगे बढ़ रहा है। तो आप घुमाते हो इसको इस तरीके से, तो ये आगे बढ़ता है। आप इसको खोलने की कोशिश करोगे, आप उसको खोलने की कोशिश कर दो तो ये पीछे आएगा। तो इसलिए वही बोला कि ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द हेड, स्क्रू हेड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल रोटेशन ऑफ द हेड। अब हमने क्या सेट किया हुआ है, एक टर्म है पिच। पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस इक्वल टू distance between the two consecutive thread of the screw and which is equal to the distance moved by screw, obviously। तो उसको हमने सेट ही इस तरीके से किया है, इन वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब पिच सिंपली ये है कि एक कंप्लीट रोटेशन से जो स्क्रू है वो कितना आगे चले जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो ये चीज हम मेजर करके रख लेते हैं नॉर्मली, कि जब हम इसको पूरा एक राउंड घुमा लेते हैं तो ये कितना आगे बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं पिच। और वो पिच जो है उसको एग्जैक्टली ये इसके बराबर, ये जो एक जो, इसको हम क्या बोले, चूड़िया बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, बट यस, थ्रेड बोल सकते हो, थ्रेड, थ्रेड। तो ये जो दो थ्रेड है, इन थ्रेड्स के बीच में जो गैप है इसके बराबर ही पिच है, होता है। और यही हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये एक बार जब पूरा राउंड घुमाता है तो ये कितना आगे बढ़ जाता है, उसकी एक जो थ्रेड के, दो थ्रेड के बीच में जो गैप है उसके। और नॉर्मली, नॉर्मली ये जो थ्रेड के बीच में जो गैप होता है इसको हम सेट कर लेते हैं कितना, 1 मिलीमीटर, जो कि एक डिवीजन ऑन मेन स्केल के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमने सेट किया होता है इस तरीके से। अलग अलग जो स्क्रू गेज होते हैं उसमें अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम ये करते हैं कि ये एक राउंड जब घूम जाएगा ना, तो हम चाहेंगे कि ये पूरा एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल कवर कर ले। ये चलिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आपको दिया होगा कि वो कितना कवर कर लेगा, तो आपको ये पता होगा कि पिच कितना है। तो आपको अगर उसमें आपको ये साफ साफ अगर वो बोल देते हैं कि पिच सपोज है 2 मिलीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 मिलीमीटर, तो आपको ये पता है कि एक रिवॉल्यूशन, पूरा एक रिवॉल्यूशन के कारण कितना आगे बढ़ता है ये 2 मिलीमीटर। तो आप फिर निकाल सकते हो ना
कि भाई आधे रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा, आधे रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा, ये 1 मिलीमीटर बढ़ेगा आगे, राइट। अगर आपको पता है कि टोटल डिवीजन 100 थे, तो 100 डिवीजन, ये क्या है, 100 डिवीजन आपने घुमा दिया उसको, तब जाके वो एक रिवॉल्यूशन हुआ, और एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ता है, 2 मिलीमीटर। आप आधा रिवॉल्यूशन की बात करें तो कितना डिवीजन घुमाया होगा, आप कहोगे कि ये 50 डिवीजन घुमाया। तो आपको जो डिवीजन करे हुए यहाँ पे, ये डिवीजन क्यों करें समझ में आया है। अब आपको एक्यूरेटली पता है कि आपने कितने डिवीजन घुमाए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि आपने इस वक्त इस शीट को फंसाने के बाद कितना डिवीजन इसको घुमाया है, तो आप कितना बोलोगे। स्टूडेंट्स आंसर है 44। आपने 44 डिवीजन घुमा दिए। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि खोल रहे हो। इसका मतलब आप रीडिंग क्या लिखोगे सर्कुलर स्क्वायर की, 44 डिवीजन। टोटल कितने डिवीजन है, 100, राइट। तो आप बोलोगे 100 डिवीजन घुमा देता तो पिच के बराबर आगे बढ़ जाता। पिच जनरली नहीं दिया होता है तो हम क्या लेते हैं, इक्वल टू द 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। पर अगर पिच दिया है तो फिर वही लेना है। तो जो भी पिच दिया हुआ है, मैं बोलता कि 100 डिवीजन चलेंगे तो पिच के बराबर आगे बढ़ जाता ये, या खुल जाता थोड़ा सा और, है ना। मेन स्केल पर पिच के बराबर का रास्ता या स्पेस खाली हो जाता। तो यहाँ तो 44 डिवीजन ही खोले हैं, तो पिच डिवाइड बाय 100 इंटू 44, इतना यूनिट्स, जो भी यूनिट है मेन स्केल पर, इतना जो गैप है खुल जाता है। और इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ये जो रीडिंग है ना स्टूडेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इतना ही है, राइट, ये इतना ही रीडिंग है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे सोचा जाता है। तो अब हम पिच और लीस्ट काउंट क्या होता है वो सब एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। फिर से मैं बोलता हूँ, तो पिच क्या हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि आप एक राउंड घुमाओ और वो कितना आगे बढ़ पा रहा है स्क्रू, वो आप मेजर नहीं कर पाते हो। तो आपने मान लेते हैं कि 10 राउंड घुमा दिए सीधे एक बार में, और 10 राउंड घुमाने पर सपोज वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है फॉर एग्जांपल। तो एक राउंड घुमाने पर वो कितना आगे बढ़ गया, ये आपने निकालिए। 10 राउंड घुमाने पर ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो आपने एक राउंड घुमाने पर, या मैं इसको 10 मिलीमीटर बोल देता हूँ फॉर जस्ट, 10 मिलीमीटर नहीं तो मैं 5 मिलीमीटर बोलूंगा, कुछ तो डिफरेंट डाटा लें। वो 10 दिखने लग गया, 5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है फॉर एग्जाम्पल 10 राउंड घुमाने के बाद। तो एक राउंड घुमाने पर 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ा ना। तो आपको एक चीज पता है कि भाई एक राउंड घुमाता हूं तो ये 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, ये हुआ पिच। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको दी होगी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ, और ये पिच हो गया। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, एक राउंड से मेरा मतलब ये है कि अगर 100 डिवीजन है तो 100 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग ये बात है। 100 डिवीजन मैंने जब सर्कुलर स्केल पे रोटेट कर दिए तब एक राउंड हुआ, और तब वो स्क्रू जो है कितना आगे बढ़ा, ट्रांसलेट किया 0.5। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पे करते हैं रीडिंग। देखो मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर, मैं ये बोल सकता हूँ थिकनेस जो है 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन उसके आगे कितना है नहीं पता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ 44/100 इंटू पिच। 100 डिवीजन घुमाते हैं तो पिच के बराबर ये जगह खुल जाती, लेकिन तो 44 डिवीजन ही घुमाए ना, इसका मतलब 44 डिवाइड बाई 100 इंटू पिच, इतना डिस्टेंस है ये। तो इस तरीके से देखो मैंने इसकी थिकनेस निकाल दी ना। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लीस्ट काउंट, कि ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी थी कि भाई आपने देखा कि उसके ऊपर n डिवीजन है, जैसे यहाँ पे 100 डिवीजन है, और 100 डिवीजन को जब आप घुमाते हो तो 0.5 मिलीमीटर ये आगे बढ़ता है। आप सर्कुलर स्केल को मिनिमम कितना डिवीजन घुमा सकते हो, 1 डिवीजन। तो अगर आप सपोज 1 डिवीजन घुमा दो, ओनली 1 डिवीजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 1 डिवीजन उसको रोटेट करते हो, क्योंकि वो पॉसिबल है आपके लिए, आपको मार्किंग इसलिए तो करके दी है कि आप 1 डिवीजन को घुमा सको। तो अपने सर्कुलर स्केल को 1 डिवीजन घुमाया, तो 100 डिवीजन घुमाया तो 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ा। तो 1 डिवीजन का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो 1 डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू, मैं बोलूंगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100। गॉट इट।
ऐसे। इनफैक्ट ये है क्या, ये पिच है, पिच है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देख लो, लीस्ट काउंट क्या होता है, टोटल जो पिच हो गई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक्चुअली हमने क्या किया है कि अगर मान लेते हैं टोटल डिवीजन n है तो n डिवीजन के करस्पॉन्डिंग n डिवीजन घुमाते हैं तो ये पिच के बराबर आगे बढ़ता है। तो एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना आगे बढ़ेगा, ये पिच डिवाइड बाय n, और यही क्या होने वाला है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितनी थिकनेस ये मेजर कर सकता है, ये होता है लीस्ट काउंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया समझ में तो फटाफट लाइक ठोक दें और कमेंट में भी लिख दें कि हाँ सर समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हैं जितना कम अपना लीस्ट काउंट होगा, जिसकी वैल्यू उतनी कम उतना हम एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। मतलब हम चाहते हैं कि हम कम से कम छोटे से छोटा डिस्टेंस को मेजर कर सके। ओके, तो डिक्रीज इन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्रीसेस, और एरर जो है कम होते जाता है। सही बात। तो आप देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको लेके यहाँ बता देता हूँ। सपोज ये एक स्पैरोमीटर, इसको कई बार स्पैरोमीटर, वैसे स्पैरोमीटर थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन वर्क एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। तो अभी आप स्पैरोमीटर को स्क्रू गेज मान लीजिए। तो स्पैरोमीटर है, उसके जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर 100 इक्वल डिवीजन है, 100 डिवीजन है। Okay, on the 100 divisions are marked on the periphery of the disc. Now, one full complete rotation of the disc advances on the main scale by 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। देखो एक रोटेशन से कितना आगे बढ़ता है, 0.01 सेंटीमीटर, मीन्स पिच कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। हमसे पूछा लीस्ट काउंट कितना, अरे भैया ठीक है, मतलब 100 डिवीजन को घुमाएंगे तो 0.01 आगे बढ़ेगा, तो एक डिवीजन घुमाएंगे तो 0.01 बाय 100 आ जाएगा। तो आंसर भी कितना हो गया, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर डिवीजन 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर कितना कम हो गया। तो अब ये इस तरीके से आप लीस्ट काउंट मेजर कर लेते हो। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। अब देखो फाइनल रीडिंग कैसे ली जाएगी, फाइनल रीडिंग कुछ इस तरीके से ली जाएगी। फाइनल रीडिंग में होगा मेन स्केल रीडिंग, और होगा यहाँ पे ये आप बोल सकते हो जो n है, ये n हो गया रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, मैं n को ऐसे लिखूंगा, और n इज द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। आप सर्कुलर स्केल पे क्या रीड करते हो, सर्कुलर स्केल पे आप देखते हो कि कौन सा डिवीजन लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से कंसाइड कर रहा है, आप उसके अलावा कुछ नहीं देखते हो। तो आपने बस उतना देखना होता है। और इनटू लीस्ट काउंट, कैसे कह रहा हूँ लीस्ट काउंट, देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस था, कहाँ गया, ये जो डिस्टेंस है छोटा सा, ये डिस्टेंस, ये आपने कैसे मेजर किया था, आपने इस तरीके से मेजर किया था कि भाई आप जो है 100 डिवीजन को आपने घुमाया तो ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल। तो आपने कहा कि ये तो 44 डिवीजन ही घुमा पाए हम, तो कितना होगा, कितना आगे बढ़ा होगा, 1/100 इंटू 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 इंटू 44, ये हुआ ना। तो एक्चुअल में ये 1 मिलीमीटर क्या है, ये 1 मिलीमीटर हो गया पिच, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, इसको कई बार सब वर्नियर स्केल ही बोल देते हैं, या ऑक्सिलरी स्केल ही बोल देते हैं, या आप सर्कुलर स्केल बोल दो। तो ये 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 वो क्या था, लीस्ट काउंट ही तो था। तो सिंपल शब्दों में आप कहोगे कि मान लेते n डिवीजन है, तो n डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना आगे बढ़ता है, पिच के बराबर आगे बढ़ता है। तो एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना आगे बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे पिच डिवाइड बाय n, जो कि क्या हो चुका है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो आपसे कोई बोले कि n डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना और एडवांस कर जाएगा, तो आप बोलोगे लीस्ट काउंट इनटू, एक्चुअली आप लिखोगे p बाय n इनटू दैट n। तो इसलिए जो रीडिंग फाइनली आप जो लिखोगे, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द स्केल, सर्कुलर स्केल, वो कितनी आती है फाइनली, कितनी लेंथ आती है, तो लीस्ट काउंट इनटू n, कितने डिवीजन रोटेट करने पड़े, बस उतना सा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है पूरा। तो हाँ बिल्कुल समझ में आया है आपको, आपका डाउट क्लियर हुआ है, तो आपको रेस्पॉन्स देना चाहिए स्टूडेंट्स, उतनी तो हम आशा करते हैं आपसे। ठीक है, सो ये एकदम क्लियर रहे, फाइनल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है, तो नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कंसाइडिंग विद द मेन स्केल, इनफैक्ट बोलना चाहिए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल।
या फिर उसको आप रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल बोल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स जीरो एरर, ये है वो पॉइंट है जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, और आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। ओके, देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं होता, उसमें होना क्या चाहिए कि जब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कोई प्लेस नहीं कर रखा है तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइन ऑफ ग्रेजुएशन पर ही लाई करना चाहिए। इट मस्ट कंसाइड विद द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, या इसको सिंपली मेन स्केल बोल दो, ठीक। पर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, 0। तो जो आपका ये वाला टर्म है, कहाँ गया वो टर्म, ये 0 आ जाएगा ना, ये तो 0 है ही। और मेन स्केल की रीडिंग, तो आपको मेन स्केल का कोई डिवीजन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, इस वक्त 0 दिख रहा है, सिर्फ 0 का आधा कटा हुआ। तो आप बोलोगे कि हाँ, रीडिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसाया है, इसलिए लेंथ भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट को फंसाया है, नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसाया। लेकिन तब भी आप देख रहे हो कि जीरो ऑफ ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ये रहा, और 0 ऊपर है, 0 ऊपर है। अभी 0 ऊपर है, मैं बताऊंगा कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको आप खुद बोलोगे कि ये आप इस एरर को ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, आप खुद बताओगे। देखो स्टूडेंट्स, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं फंसा हुआ है यहाँ पे, राइट। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट फंसाना है तो आप उसको घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक घुमाओगे मतलब क्या होगा कि आप 0 को लेके आओगे नीचे, राइट। आप 0 को लेके आओगे नीचे तो मतलब आप खोल रहे हो, एक्चुअल में खोल रहे हो। आप जब 0 को यहाँ पे लेके आ जाओगे, बिल्कुल इस लेवल पे ग्रेजुएशन पर, यहाँ पर, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये हम देख रहे हैं कि हमारी बैटरी खत्म होते जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये 0 जो है आप नीचे लेके आ गए, ये इससे कंसाइड कर रही है, राइट। अब आपने क्या है कि जब आपने इसको नीचे लेके आ गए तो आपने यहाँ पर कुछ गैप क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे कुछ गैप क्रिएट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं। बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए यहाँ पे जबकि गैप क्रिएट हो चुका है, तब 0 यहाँ पे आ चुका है, रीडिंग आपकी 0 बता रहा है। अगर यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे रीडिंग 0 आनी चाहिए, 0 यहाँ पे, यहाँ 0 नहीं आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जब आप नीचे लेके आ चुके हो, थोड़ा सा खोल चुके हो, तब ये इंस्ट्रूमेंट आपको 0 बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पर गैप आ चुका है। अब आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो इसके बाद इसको फर्दर 0 को आप नीचे लेके आते हो, तो आपकी रीडिंग जो है ना, ये 3 डिवीजन नीचे आए। कितने डिवीजन है ये, 3 डिवीजन है ना, ये थर्ड, ये 3 डिवीजन नीचे लेके आना कुल मिला के, ये बात है। तो 3 डिवीजन आपने घुमा दिया, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट हुई है। मतलब जो 3 डिवीजन आपने घुमाया था इनिशियली, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीडिंग है उसको तो आप कंसिडर ही नहीं करने वाले, कंसिडर ही नहीं कर रहे, यही तो बात है। तो वो जो रीडिंग आएगी, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं है, आपने घुमा दिया, है ना। उसके बाद आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को रखने के लिए फिर इसको घुमाना है। तो आप जो रीडिंग आप फाइनली लेने वाले हो, आप मुझे ये बताओ कि ये जो रीडिंग आने वाली से करस्पॉन्डिंग, इसको आप बाद में ऐड करोगे कि इसको घटाओगे। आपको इसको फाइनली जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा कि आपका सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें वो उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, तो आपको उसको जितनी उसकी थिकनेस है उसको प्लेस करने के लिए उतना खोलना पड़ता है, राइट। और फिर वो इसमें बैठ जाएगा। आपने पहले ही इसको थोड़ा सा खोल दिया था, तो आपने थोड़ा बहुत तो खोल ही दिया था उसको, लेकिन जब थोड़ा बहुत खोल दिया था तो रीडिंग इसने क्या बताई, 0, राइट। तो सपोज वो 5 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है आपका, और आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया, तब तक आप यहाँ पे उसको 0.3 मिलीमीटर के अराउंड तो खोल चुके थे। फिर बचा कितना, 4.7 मिलीमीटर बच गया थोड़ा सा। 5 मिलीमीटर का वो ऑब्जेक्ट है, सपोज एग्जांपल लिया मैंने, और आपने यहाँ पे 3 राउंड घुमा दिए, तो 0.3 मिलीमीटर तो रीडिंग जो हो सकती थी और ऐड वो हुई नहीं। अब आपको बस इसको और 4.7 मिलीमीटर घुमाना है, कि करस्पॉन्डिंग इतना इतना घुमाना है कि 4.7 मिलीमीटर आ जाए, राइट। तो बाद में जब आप रीडिंग लोगे ना, तो 4.7 ही आपका काउंट होगा, तो 0.3 मिलीमीटर तो काउंट ही नहीं हुआ। तो इसको आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको ये पता चल चुका है कि आपको ये रीडिंग फाइनली ऐड करनी है, ऐड करनी है।
हम क्या करते हैं, इस एरर को, यहाँ पे जो एरर है इसको बोलते हैं जीरो एरर, और इस जीरो एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। एक्चुअली एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। हमने एक नियम बनाया है कि जीरो एरर तो हमेशा हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो जीरो एरर है इसको जब मैं नेगेटिव लिखूंगा, ये हमारी जो रीडिंग आई है उस रीडिंग में से जब मैं माइनस जीरो एरर करूंगा, तो ये अगर जीरो एरर खुद नेगेटिव होगा तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो एरर -1 है तो माइनस माइनस प्लस ऐसे, और ये फाइनली ऐड हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि हमें फाइनली ऐड करवाना है, और रूल जो है हर किसी इंस्ट्रूमेंट में हम यही रूल रखते हैं कि जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, राइट। तो सब्सट्रैक्ट करके भी ऐड हो जाए, इसलिए हमने जीरो एरर को क्या लिख दिया है? नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको आप बोलेंगे नेगेटिव। ध्यान रखेंगे, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द मेन स्केल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये याद कर लो, कई बार हर बार आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, इसलिए याद कर लो कि इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल, देन इट्स नेगेटिव जीरो एरर। ओके, ये आपको दिमाग में बैठाना होगा, इसके लिए आपको रीजन करना होगा। तो आपको क्या करना है, आप इसको घुमाएंगे ऐसा, तब फाइनली ये सिचुएशन आएगी। यहाँ से रीडिंग आपकी स्टार्ट होती है। समझ में आया स्टूडेंट जीरो एरर क्या है? नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर है ये, यहाँ पे आप रीडिंग जो भी आ रही है जितनी है उससे कम रीडिंग ले रहे हो, आपको उसको फाइनली ऐड करवाना है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा। पॉजिटिव जीरो एरर वो होगा जिसमें जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द जीरो ऑफ मेन स्केल। और इसको भी आप देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आपने जॉस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो आप चाहोगे कि इसको टाइट करके जीरो को यहाँ पे लाया जाए, लेकिन ऐसा कैसे कर पाए? ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, अभी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और आप देख रहे हो कि सर्कुलर स्केल रीड करके बता रही है आपको कितना। मैं बोलूंगा कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का मेन स्केल से, तो मैं बोलूंगा 2, है ना। तो हमें पता है कि 2 डिवीजन करस्पॉन्डिंग क्या रीडिंग होती है, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट। इतना रीडिंग जो है ये हमें सर्कुलर स्केल से मिल रहा है, राइट। तो सर्कुलर स्केल, अभी कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है, और मान लेते हैं कि सपोज लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर है फॉर एग्जांपल, ऐसे ले लिया मैंने 0.1 मिलीमीटर। तो तो अभी से जो रीडिंग आ रही है सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग वो आ रही है 0.2, 2 इंटू 0.1, 2 इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.2 मिलीमीटर। मतलब एक्चुअल में कितना रीडिंग आ रहा है? अभी कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है और ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की थिकनेस 0.2 है। तो जब हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ये 0.2 ज़्यादा ही बताएगा, तो इसको हमें करना है माइनस। एंड वी नो दैट जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड, तो बेटर है ना कि जीरो एरर यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव डिफाइन कर दें। तो यही किया है स्टूडेंट्स, जब भी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल नीचे होता है मेन स्केल के, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की जीरो एरर को आप हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, और बस उसको पॉजिटिव क्वांटिटी मानते हुए ही आप उसको माइनस कर देंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव और जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको जरूर लाइक कमेंट करना है, बताना है मुझे आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें स्टूडेंट्स दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे जो रीडिंग हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम यूज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर स्केल है यहाँ पे स्क्रू गेज में, उसमें डिवीजन कितने हैं? 50। चलो 50 डिवीजन है तो हम लिख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है? 50। ओके, इट मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। मतलब पिच कितना दिया हुआ है? पिच आपको पिच दिया हुआ है पिच दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट कितना होगा? वो पिच डिवाइड बाय n होगा। सो यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50 मतलब कितना हो गया? ये 0.01 मिलीमीटर, राइट। तो लीस्ट काउंट आ चुका है।
अब हमें देखना होता है कि फाइनली जब ऑब्जेक्ट हमने फंसा दिया यहाँ पे तो रीडिंग कितनी आ रही है। ऑब्जेक्ट फंसा दिया तो आप देखोगे कि एक मिनट स्टूडेंट है ना, जस्ट गिव। हाँ, तो अभी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये दूसरा डिवीजन है ना, ये दूसरा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। दूसरा डिवीजन आपको मेन स्केल दिख रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? अगर ये 1 मिलीमीटर है तो ये 2 मिलीमीटर है, तो आपको ये सेकंड दिख रहा है ना। तो मेन स्केल की रीडिंग तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रही है कितनी। जैसे हम रीडिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जस्ट एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं जरा ले आता हूँ वापस से इसको। हाँ, ये सो यहाँ पर लेंथ लिखने जा रहा हूँ मैं। लेंथ होगा मेन स्केल रीडिंग जो कि कितना है 2 मिलीमीटर। चलिए लिख दिया। अब बारी है हमें सर्कुलर स्पेस कितना आएगा, तो n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। देखें कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है। आप देख रहे हो कि 25th डिवीजन कंसाइड कर रहा है, 25th डिवीजन कंसाइड कर रहा है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। फाइनल रीडिंग यहाँ पे कितनी हो गई, 2 मिलीमीटर प्लस यहाँ पे 0.01 इंटू लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट है अभी सॉरी लीस्ट काउंट ही है 0.01 और नंबर ऑफ डिवीजन जो कंसाइड करा था वो था 25। तो ये 0.25 तो 2 ये मिलीमीटर में आ जाएगा, तो 2.25 मिलीमीटर ये तो फाइनली रीडिंग होगी। लेकिन क्या जो रीडिंग आपको दिख रही है वही आंसर होगा? नहीं, आपको ये चेक करना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में कहीं जीरो एरर तो नहीं है पहले से। तो आप देखें यहाँ पे जब जॉज में के बीच में कुछ भी नहीं था उस वक्त क्या जीरो से जीरो कंसाइड करा था? नहीं, ये तो जीरो तो नीचे है। और आपको पता है स्टूडेंट जब जीरो नीचे होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है अभी यहाँ पे? 5th डिवीजन। इसका मतलब जीरो एरर जो होगा, जीरो एरर वो होगा प्लस कितना, तो जो भी नंबर, कितने डिवीजन है यहाँ पे, ये 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग, एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांसलेशन होगा स्केल का वो कितना होता है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो इनटू लीस्ट काउंट। कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वो देख लो, इनटू लीस्ट काउंट। या कितने डिवीजन घुमाने पड़ेंगे हमको जीरो को कंसाइड करवाने के लिए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से, वो देख लो, इनटू लीस्ट काउंट। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आया था? 0.01 आया था, तो 5 इंटू 0.01। यहाँ पर मैं लिखूंगा जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है, कितना होगा, तो प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01। लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला था? 0.01। कितना आ गया था ये? प्लस 0.05। सो आपको पता है जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। तो ट्रू रीडिंग क्या होगी? जो आपकी रीडिंग आई है लेंथ माइनस आप जीरो एरर करोगे, ये आपका काम है, जीरो एरर। और बस स्टूडेंट्स खत्म हो गया। जीरो एरर हो गया 2.25 माइनस 0.05। सो आंसर कितना हो गया? 2.20 मिलीमीटर। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, बहुत बढ़िया से आपको क्लैरिटी आई है आज, तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको दबाना ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं और भी अच्छी चीजें लेते आते रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।